हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 6 इसमें टॉपिक पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ओर, रिमूवल ऑफ द अनवांटेड मटेरियल। फॉर एग्जांपल सैंड, क्लेज एटसेट्रा फ्रॉम द ओर इज नोन एज कंसंट्रेशन, ड्रेसिंग और बेनिफेक्शन। तो किसी भी ओर के अंदर जो अनवांटेड मटेरियल्स होते हैं, किसी भी ओर में जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, उन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने का जो प्रोसेस है वो कहलाता है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ ओर, या फिर ड्रेसिंग, या फिर बेनिफेक्शन। ये तीनों एक ही प्रोसेस के अलग अलग नाम हैं, तो ये आपको याद रखने हैं। वो इम्प्योरिटीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं? सैंड की इम्प्योरिटी हो सकती हैं, क्ले की इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं, या कुछ और इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं। तो ओर के अंदर से इम्प्योरिटीज़ निकालना, अनवांटेड मटेरियल रिमूव करना हमारा कहलाता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, या फिर ड्रेसिंग ऑफ ओर, या फिर बेनिफेक्शन ऑफ ओर। बिफोर प्रोसीडिंग फॉर कंसंट्रेशन, ओर्स आर ग्रेडेड एंड क्रस्ट टू रीजनेबल साइज। तो ओर का कंसंट्रेशन करने से पहले ओर्स की ग्रेडिंग की जाती है और ओर को क्रस्ट किया जाता है। क्रस्ट करने का मतलब है ओर्स को पीसकर पाउडर बना लिया जाता है। कंसंट्रेशन ऑफ ओर इन्वॉल्व सेवरल स्टेप एंड सिलेक्शन ऑफ दीज स्टेप डिपेंड अपॉन द डिफरेंस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड ऑफ द मेटल प्रेजेंट एंड दैट ऑफ द गैंग। अब जो ओर का कंसंट्रेशन किया जा रहा है, इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं, इसके अलग अलग मेथड हैं। तो हमें कौन सा स्टेप सेलेक्ट करना है ये डिपेंड करता है एक तो मेटल जो है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पर, साथ ही साथ जो गैंग है, मेटल उस ओर के अंदर जो गैंग मौजूद है, जो इम्प्योरिटीज़ मौजूद है, उसकी प्रॉपर्टीज़ पर डिपेंड करता है। हम और से जो अनवांटेड मटेरियल है वो अलग अलग स्टेप्स में अलग अलग मेथड से रिमूव कर सकते हैं। कौन सा मेथड हम अपनाएंगे ये डिपेंड करेगा मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पर और गैंग की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पर। द टाइप ऑफ द मेटल, The available facilities and the environmental factors are also taken into consideration। साथ ही साथ मेथड सेलेक्ट करते वक्त जो मेटल है, ओर के अंदर जो मेटल है उसको भी कंसिडर किया जाता है। हमारे पास कौन कौन सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं इसको कंसिडर किया जाएगा। साथ ही साथ एनवायरमेंटल फैक्टर को भी कंसिडर किया जाता है। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रोसीजर फॉर कंसंट्रेशन ऑफ ओर आर डिस्क्राइब्ड बिलो। तो ओर के कंसंट्रेशन के लिए जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसीजर हैं, कुछ इंपॉर्टेंट मेथड हैं, वो नीचे दिए गए हैं। तो सबसे पहला मेथड है इसमें हाइड्रोलिक वॉशिंग। सबसे पहला मेथड हम पढ़ेंगे हाइड्रोलिक वॉशिंग। दिस इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक ग्रेविटीज ऑफ द ओर एंड द गैंग पार्टिकल। जो हाइड्रोलिक वॉशिंग मेथड है ये डिपेंड करता है, या फिर जो ये मेथड है, एक तो ये ओर की स्पेसिफिक ग्रेविटी पर, दूसरा गैंग पार्टिकल की स्पेसिफिक ग्रेविटी पर बेस्ड है। यानी हाइड्रोलिक वॉशिंग प्रोसेस में कौन से फैक्टर को कंसिडर किया जाता है? ओर की और गैंग पार्टिकल की स्पेसिफिक ग्रेविटीज को कंसिडर किया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है। हाइड्रोलिक वॉशिंग में ओर की और गैंग पार्टिकल की स्पेसिफिक ग्रेविटीज को कंसिडर किया जाएगा। ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है। तो जो ये हाइड्रोलिक वॉशिंग मेथड है ये तब इस्तेमाल किया जाता है जब ओर की और गैंग पार्टिकल की स्पेसिफिक ग्रेविटीज़ के बीच में डिफरेंस हो। स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं जनरली डेंसिटी को, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी हम निकालते हैं डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ एनी रेफरेंस मटेरियल। यानी सब्सटेंस की डेंसिटी को जब किसी रेफरेंस मटेरियल की डेंसिटी से हम डिवाइड कर देते हैं तो इनका जो रेशो आता है वो कहलाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब सिंपल यहाँ पर क्या है? डेंसिटी। तो जब ओर की और गैंग पार्टिकल के बीच में, इनकी डेंसिटी के बीच में डिफरेंस होगा तब ये मेथड इस्तेमाल किया जाएगा। इट इज़ देयरफॉर ए टाइप ऑफ ग्रेविटी सेपरेशन। तो हाइड्रोलिक वॉशिंग एक ग्रेविटी सेपरेशन का टाइप है डेंसिटी के आधार पर, यह भी आपको याद रखना है। इन वन सच प्रोसेस एन अपवर्ड स्ट्रीम ऑफ रनिंग वाटर इज यूज टू वॉश द पाउडर्ड ओर। तो इस मेथड में क्या किया जाता है? ओर को पाउडर फॉर्म में क्रस्ट कर लिया जाता है, यानी ओर को पीसकर पाउडर बना लिया जाता है। उसके बाद इस पाउडर्ड ओर से रनिंग वाटर की एक अपवर्ड स्ट्रीम पास की जाती है, यानी पानी की एक धारा इससे पास की जाती है। इससे क्या होगा? द लाइटर गैंग पार्टिकल आर वाश्ड अवे एंड द हैवियर ओर पार्टिकल आर लेफ्ट बिहाइंड। तो जब हम इस पाउडर्ड ओर से वाटर की स्ट्रीम को पास करते हैं तो जो लाइटर गैंग पार्टिकल होते हैं, यानी जो गैंग पार्टिकल हल्के होते हैं, वो तो दूर वाश होके दूर चले जाते हैं पानी के साथ, और जो हैवियर और पार्टिकल होते हैं वो पीछे बच जाते हैं। इसका मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ, उससे ज़्यादा समझ आएगा।
तो देखिए यहाँ पर ये हाइड्रोलिक वॉशिंग का हमारे पास एक डायग्राम दिया गया है। इसमें एक होता है हाइड्रोलिक क्लासीफायर। इसमें क्या किया जाता है, इसमें पाउडर्ड ओर को भरा जाता है। इसमें क्या किया जाएगा, जो और हमने क्रश करके पाउडर बना लिया वो इसमें भरा जाएगा। यहाँ पर ये पानी का एक पाइप है जो हमें पानी की स्ट्रीम देगा, पानी की धारा देगा। तो इसमें जनरली क्या किया जाता है, ऊपर से यहाँ पर पाउडर और इस हाइड्रोलिक क्लासीफायर से पाउडर और नीचे डाली जाती है, और इस पाउडर और जब ये नीचे आ रही होगी तो इस पाइप से हम क्या करेंगे, पानी की जो स्ट्रीम है उसको पास करेंगे। तो जैसे ही ये पानी की स्ट्रीम यहाँ से आई, पाउडर और ऊपर से आई, तो ये दोनों आपस में जब यहाँ पर टकराते हैं तो इससे होता क्या है, जो इस पाउडर्ड ओर के अंदर इम्प्योरिटीज़ हैं, जो इस पाउडर्ड ओर के अंदर लाइटर यानी हल्की इम्प्योरिटीज़ हैं, वो पानी के साथ बह के आगे पहुँच जाती हैं, और जो पीछे हमारी प्योर ओर है वो यहाँ पर बची रहती है। क्योंकि ये ओर कैसी होती है, ये हैवी होती है, और जो गैंग पार्टिकल हैं वो लाइटर होते हैं। एक बार फिर से बता देता हूँ, ये पानी की स्ट्रीम आई, ऊपर से पाउडर्ड ओर आई, जैसे ही पाउडर्ड ओर नीचे गिरेगी ये पानी की स्ट्रीम क्या करेगी, इससे टकराएगी, ये दोनों आपस में मिलेंगे। जैसे ही पानी की स्ट्रीम यहाँ पर आई तो पानी की स्ट्रीम के साथ क्या होगा, इस पाउडर्ड ओर के अंदर जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो पानी के साथ बह के आगे पहुँच जाएगी। वो बह के आगे क्यों पहुंची, क्योंकि वो हल्की हैं, लाइटर हैं, जबकि जो हमारे पास और मौजूद होती है वो भारी होती है, हैवी होती है। इसके कारण वो पानी की स्ट्रीम के साथ इतनी आगे तक नहीं पहुंच पाती, वो यहीं पर सेटअप हो जाती है। तो इससे हमारे पास क्या हुआ, पानी की मदद से हमने गैंग पार्टिकल को आगे पहुंचा दिया, हमारे पास बच गई प्योर ओर। तो इस तरीके से हम इसको कंसंट्रेटेड करते हैं। अब अगला है हमारे पास मैग्नेटिक सेपरेशन। दिस इज बेस्ड ऑन डिफरेंस इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द ओर कंपोनेंट। जो मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड है ये डिपेंड करता है ओर के अंदर जो कंपोनेंट हैं, यानी ओर के अंदर जो मेटल है और इम्प्योरिटीज़ हैं, उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ में जो डिफरेंस होता है, इसके आधार पर ये हम मेथड अपनाते हैं। और ये मेथड उन्हीं ओर के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो ओर मैग्नेट से अट्रैक्ट होती हों, जैसे कि आयरन की ओर। आयरन आपको पता है मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, तो इसको हम मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड से अलग कर सकते हैं। इफ आइदर द ओर और द गैंग इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड देन द सेपरेशन इज कैरिड आउट बाय दिस मेथड। तो ये मेथड कब अपनाया जाएगा, ये मेथड तब अपनाया जाएगा या तो जो ओर है वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होती हो, या फिर गैंग पार्टिकल मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हों। एक बार फिर से बता देता हूं, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड तब अपनाया जाता है या तो ओर के पार्टिकल मैग्नेट से अट्रैक्ट करें या फिर गैंग के पार्टिकल मैग्नेट से अट्रैक्ट करें। अगर दोनों ही मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हों तब नहीं होगा, या तो ओर के पार्टिकल मैग्नेटिक हों या फिर गैंग के पार्टिकल मैग्नेटिक हों, तब अपनाया जाएगा ये मेथड। एग्जाम्पल के तौर पर आयरन ओर आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट, हेंस नॉन मैग्नेटिक इंप्योरिटीज कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम देम यूजिंग मैग्नेटिक सेपरेशन। एग्जाम्पल के तौर पर जो आयरन की ओर्स होती हैं वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, तो आयरन की ओर से जो नॉन मैग्नेटिक इंप्योरिटीज होती हैं, आयरन की ओर के अंदर जो नॉन मैग्नेटिक इंप्योरिटीज होती हैं, उनको इस मेथड से हम सेपरेट कर सकते हैं। अब ये कैसे होगा मेथड देखिए। द पाउडर्ड ओर इज ड्रॉप्ड ओवर ए कन्वेयर बेल्ट विच मूव्स ओवर ए मैग्नेटिक रोलर। इस मेथड में हम क्या करते हैं, जो पाउडर्ड ओर है उसको एक कन्वेयर बेल्ट के ऊपर ड्रॉप करते हैं, और जो ये कन्वेयर बेल्ट होती है ये मैग्नेटिक रोलर के ऊपर मूव करती रहती है। मैग्नेटिक सब्सटेंस रिमेन अट्रैक्टेड टुवर्ड द बेल्ट एंड फॉल्स क्लोज टू इट। इससे क्या होगा, जो मैग्नेटिक सब्सटेंस हैं वो इस मैग्नेटिक रोलर की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और इस रोलर के पास हम एक कंटेनर रख देंगे, उसमें ये जाकर जमा हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल मेथड है, देखिए कैसे। डायग्राम से मैं आपको बता देता हूँ। हम क्या करते हैं, ओर को पाउडर फॉर्म में कर लेते हैं। ओर का क्या कर लेते हैं, ओर को पीस कर, जो हमारे पास ओर है इम्प्योर ओर, उसको पीस कर हम पाउडर बना लेते हैं। सभी कंसंट्रेशन मेथड में जनरली इनका पाउडर बनाया जाता है। तो हमने क्या किया, हमारे पास ये रोलर है, ये हमारे पास क्या है, एक मैग्नेटिक रोलर, यानी ये एक हमारे पास व्हील है, मैग्नेटिक व्हील। और जो ये हमारे पास ये वाला रोलर है ये होता है नॉन मैग्नेटिक, इसको मैग्नेटिक बनाने की जरूरत नहीं। हमने क्या लिए, दो रोलर लिए, एक ये रोलर, ये मैग्नेटिक नहीं होता, ये वाला जो रोलर है ये मैग्नेटिक होता है। और इस मैग्नेटिक के ऊपर एक कन्वेयर बेल्ट लगा दी जाती है।
क्या लगा दी जाती है, इन रोलर के ऊपर एक बेल्ट लगा दी जाएगी। लगा दी हमने बेल्ट। अब जो ये बेल्ट है, इस बेल्ट के ऊपर पाउडर्ड ओर को हम डालेंगे। पाउडर्ड ओर हमने इस बेल्ट के ऊपर डाली। अब ये बेल्ट तो मूव कर रही है, तो जैसे ही हम यहाँ से पाउडर्ड ओर डालेंगे तो ये पाउडर्ड ओर इस मैग्नेट के साथ साथ आगे चलती जाएगी, क्योंकि मैग्नेट क्या कर रही है, इन पहियों के ऊपर इस तरीके से घूम रही है। और हम क्या कर देंगे फिर, एक तो कंटेनर इस मैग्नेटिक रोलर के पास रख देंगे, ये वाला रख दिया, और एक कंटेनर इस मैग्नेटिक रोलर से हम दूर रख देंगे, ये वाला हमने रख दिया। तो जैसे ही हमने यहाँ से पाउडर्ड ओर डाली, ये पाउडर्ड ओर आगे मूव करती जाएगी। मूव करने के बाद जो इस ओर के अंदर जो सब्सटेंस मैग्नेटिक होंगे, जो सब्सटेंस मैग्नेट से अट्रैक्ट होंगे, वो तो किस पर चिपक जाएंगे, इस मैग्नेटिक रोलर से चिपके रहेंगे। यहाँ से आते जाएंगे, वो यहाँ से चिपकते रहेंगे, और चिपकने के बाद जैसे ही ये यहाँ से पट्टा इससे अलग होगा, कन्वेयर बेल्ट इससे अलग होगी, तो जो ये मैग्नेटिक सब्सटेंस हैं, ये जो कंटेनर इस रोलर के पास रखा है, इसमें आकर गिर जाएंगे। और इस ओर के अंदर जो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस थे, वो इस रोलर से चिपकेंगे नहीं, इस रोलर से नहीं चिपकेंगे, तो जैसे ही यहाँ से आएंगे, इससे दूर जो कंटेनर है उसमें आकर गिरेंगे। एक बार फिर से यहां पर बता देता हूं मैं आपको। एक कंटेनर यहां रखा, एक कंटेनर यहां से हमने पाउडर्ड ओर डाली। अब जैसे ये पाउडर्ड ओर आगे चलती गई, तो जो सब्सटेंस मैग्नेटिक होंगे वो तो इस मैग्नेट से चिपके रहेंगे, क्योंकि ये रोलर कैसा है, मैग्नेटिक रोलर। तो इस ओर के अंदर जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है वो यहाँ से चिपकेंगे। चिपकते चिपकते जब वो ये बेल्ट यहाँ से आकर इससे अलग हो जाएगी, तो वो सब्सटेंस इस कंटेनर में गिर जाएंगे। जो सब्सटेंस नॉन मैग्नेटिक होंगे वो आते चले जाएंगे, इस रोलर से आगे आकर इस रोलर से नहीं चिपकेंगे। इस रोलर से नहीं चिपकेंगे तो आगे मूव करते करते इसमें आकर गिरेंगे। तो इस तरीके से हम सेपरेट कर लेंगे। जो इस ओर के अंदर जो मैग्नेटिक पार्टिकल होंगे वो तो इस रोलर के पास इकट्ठे हो जाएंगे, जो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल होंगे वो इस रोलर से दूर इकट्ठे हो जाएंगे। तो हमने नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल, मैग्नेटिक पार्टिकल दोनों को सेपरेट कर लिया। इस तरीके से मेथड काम करता है। फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। फ्रोथ कहते हैं झाग को, फ्लोट करना यानी ऊपर तैरना। तो इस मेथड में क्या बनेगा, झाग बनेगा। झाग बनाकर हम क्या करेंगे, इसमें से ओर को कंसंट्रेटेड करेंगे। दिस मेथड इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग गैंग फ्रॉम सल्फाइड ओर। जो ये फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड होता है, ये मेथड सल्फाइड ओर से गैंग पार्टिकल को यानी इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, सल्फाइड ओर से अगर हमें गैंग पार्टिकल को रिमूव करना है तो हम फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। सल्फाइड ओर वो कौन सी हो सकती हैं, कॉपर की सल्फाइड और हो सकती है Cu2S, वो ZnS जिंक की सल्फाइड और हो सकती है, FeS2 आयरन की सल्फाइड और, या फिर लेड की सल्फाइड और हो सकती है PbS। तो अगर हमें सल्फाइड और से क्या करना है, गैंग पार्टिकल को रिमूव करना है, तो हम फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। इन दिस प्रोसेस ए सस्पेंशन ऑफ द पाउडर और इज मेड विद वाटर। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, पाउडर्ड ओर का वाटर के साथ एक सस्पेंशन बनाते हैं। कलेक्टर्स एंड फ्रोथ स्टेबलाइजर आर एडिड टू इट। उसके बाद इस सस्पेंशन में कलेक्टर्स और कुछ फ्रोथ स्टेबलाइजर ऐड करते हैं। अब ये क्या होते हैं, कलेक्टर्स फॉर एग्जाम्पल पाइन ऑयल, फैटी एसिड, ज़ैंथेट एटसेट्रा एनहांस नॉन वेटेबिलिटी ऑफ द मिनरल पार्टिकल एंड फ्रोथ स्टेबलाइजर फॉर एग्जाम्पल क्रिसोर्स, एनिलिन स्टेबलाइज द फ्रोथ। जो कलेक्टर्स होते हैं जैसे कि पाइन ऑयल, फैटी एसिड, ज़ैंथेट, इनके नाम आपको याद रखने हैं, ये होते हैं कलेक्टर्स। तो कलेक्टर्स क्या करते हैं, जो मिनरल पार्टिकल हैं उनकी नॉन वेटेबिलिटी को बढ़ाते हैं। अब इसमें टर्म आया नॉन वेटेबिलिटी। नॉन वेटेबिलिटी का मतलब है जो कलेक्टर्स हैं वो मिनरल पार्टिकल को पानी के जो मॉलिक्यूल हैं उनसे गीला नहीं होने देते। एक बार मैं फिर से बता देता हूं, जो नॉन वेटेबिलिटी है इसका मतलब है, नॉन वेटेबिलिटी का मतलब कि जो मिनरल के पार्टिकल है वो पानी से गीले नहीं होते। कलेक्टर्स क्या करेंगे, मिनरल पार्टिकल को पानी से गीला नहीं होने देंगे। और जो फ्रोथ स्टेबलाइजर है वो क्या करते हैं, वो फ्रोथ को स्टेबलाइज करते हैं। फ्रोथ को स्टेबलाइज करने का मतलब है, मान लीजिए ये ऊपर झाग बन गया। अब आपको पता है जब झाग बनता है तो झाग बनने के बाद थोड़ी देर में ये खत्म हो जाता है। तो ये ऊपर जो झाग बना ये खत्म ना हो, ये स्टेबल रहे, इसके लिए हम क्या डालते हैं, फ्रोथ स्टेबलाइजर डालते हैं, जैसे कि क्रिसोर्स, एनिलिन। तो ये आपको याद रखना है। द मिनरल पार्टिकल बिकम वेट बाय ऑयल्स
वाइल द गैंग पार्टिकल बाय वाटर। अब ये इसमें इंपॉर्टेंट लाइन है। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो मिनरल पार्टिकल हैं और के अंदर जो मिनरल पार्टिकल हैं वो तो ऑयल से वेट होते हैं, ऑयल से गीले होते हैं, जबकि जो गैंग पार्टिकल है वो वाटर से गीले होते हैं। इसके लिए तो हम कलेक्टर डाल रहे थे। कलेक्टर हम क्यों डाल रहे थे, कलेक्टर इसलिए डाल रहे थे कि जो मिनरल पार्टिकल हैं वो वाटर से गीले ना हो। अगर वो वाटर से गीले नहीं होंगे तो मिनरल पार्टिकल को कौन गीला करेगा, ऑयल गीला करेगा। साथ ही साथ इसका एक और कारण है, जो मिनरल पार्टिकल हैं वो पानी से गीले इसलिए नहीं होते, ऐसा इसलिए क्योंकि सल्फाइड की ओर में आपको पता है सल्फर मौजूद है, और जो सल्फर का साइज होता है वो लार्ज होता है। सल्फर के लार्ज साइज के होने के कारण इसका जो हाइड्रेशन होता है वो पुअर होता है। सल्फर के लार्ज साइज होने के कारण इसका हाइड्रेशन पुअर होता है। अब सल्फर का हाइड्रेशन पूरा पुअर होगा तो इसको जो पानी के मॉलिक्यूल हैं वो गीला नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ हम कलेक्टर भी डाल देते हैं। जो कलेक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, वो मिनरल पार्टिकल को पानी से गीला होने से बचाते हैं। तो बस यही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस टॉपिक का। मिनरल पार्टिकल को तो ऑयल गीला करेगा, जबकि गैंग पार्टिकल है उसको वाटर गीला करेगा। ए रोटेटिंग पैडल एजिटेट द मिक्सचर एंड ड्रॉज एयर इन इट। उसके बाद एक रोटेटिंग पैडल इसमें लगाया जाता है, वो मिक्सचर को एजिटेट करता है, मिक्सचर को घुमाता है। एजिटेट करने का मतलब है घुमाना। जैसे आप लस्सी बनाते हो, लस्सी बनाने के लिए ऊपर से एक डालते हो इस तरीके से और इसको इस तरीके से घुमाते हो, यही करना होता है एजिटेट करना। तो एक रोटेटिंग पैडल मिक्सचर को एजिटेट करेगा और इसमें एयर पहुंचाएगा। अब इसमें एयर पहुंच गई तो इसमें बबल बनेंगे। एज ए रिजल्ट फ्रोथ इज फॉर्म्ड विच कैरीज द मिनरल पार्टिकल। एजिटेट होने के कारण इसमें क्या होती है, फ्रोथ बनने लगती है, झाग बनने लगती है, और जो ये झाग होती है ये मिनरल पार्टिकल को अपने साथ कैरी करती है। द फ्रोथ इज लाइट एंड इज स्किम्ड ऑफ। जो फ्रोथ होती है, झाग होता है, वो लाइट होता है, इसलिए वो ऊपर चली जाती है। इट इज देन ड्राइड फॉर रिकवरी ऑफ द ओर पार्टिकल। उसके बाद इसको ड्राई कर लिया जाता है और ओर पार्टिकल को इससे निकाल लिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से मेथड होगा। इसको मैं कुछ अलग तरीके से यहाँ पर बता देता हूँ। पहले सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम डालेंगे पाउडर्ड ओर। पाउडर्ड ओर हमने डाल लिया, यानी पाउडर्ड ओर इसमें और पार्टिकल भी मौजूद है, मिनरल भी, और इसमें गैंग भी मौजूद है, इंप्योरिटीज भी। फिर इसका हम वाटर के साथ सस्पेंशन बनाएंगे। पाउडर ओर का हमने वाटर के साथ सस्पेंशन बना दिया। उसके बाद इसमें हम डालेंगे पाइन ऑयल कलेक्टर्स। पाइन ऑयल क्यों डाल रहे हैं, जिससे कि ये मिनरल पार्टिकल की नॉन वेटेबिलिटी बढ़ा दे, वो पानी से गीला होने से उनको बचाए। और इसमें डाल देते हैं स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर क्यों डालते हैं, जिससे फ्रोथ स्टेबलाइज हो। फिर हम क्या करेंगे, इसमें ये हमारा एजिटेटर है रोटेटिंग पैडल। रोटेटिंग पैडल से हम इसको एजिटेट करेंगे, इस तरीके से इसको घुमाएंगे। घुमाने के बाद क्या होता है, यहाँ पर झाग बनने लगती है, और यहाँ पर क्या होता है, झाग बनेगी, और झाग बनने के बाद जो मिनरल पार्टिकल के उनको तो ऑयल गीला करेगा, गैंग पार्टिकल को वाटर गीला करेगा। तो जैसे यहाँ पर झाग बनती है, वो आपको पता है झाग हल्का होता है, ऊपर चला जाता है। तो जैसे यहाँ झाग बनी, झाग ऊपर की तरफ मुंह करेगा और यहाँ पर जमा हो जाएगा, ऊपर जमा हो जाएगा। और आपको पता है जो झाग होते हैं उसमें ही मिनरल पार्टिकल होते हैं, क्योंकि मिनरल पार्टिकल को पानी तो गीला नहीं कर रहा था, मिनरल पार्टिकल को ऑयल गीला कर रहा था। तो ऑयल किस में है, झाग में। तो झाग मिनरल पार्टिकल इस झाग के साथ साथ ऊपर आकर सेटअप हो जाएंगे, और जो गैंग के पार्टिकल थे वो नीचे पानी के साथ बचे रहेंगे। यहाँ पर इस तरीके से जो मिनरल पार्टिकल थे उनको ऑयल ने गीला किया तो वो ऊपर झाग के साथ ऊपर आ जाते हैं, जबकि जो गैंग के पार्टिकल थे वो पानी उनको गीला कर रहा था, पानी वेट कर रहा था, तो वो पानी के साथ साथ नीचे सेटअप हो जाते हैं, गैंग पार्टिकल नीचे बैठे रहते हैं। तो हमने इससे क्या किया, झाग बनाकर हमने मिनरल पार्टिकल जो प्योर हैं उनको ऊपर लगा लिया, निकाल लिया झाग के साथ, और जो यहाँ पर गैंग पार्टिकल है वो नीचे बैठे रह गए। फिर हम क्या करते हैं, इस झाग को यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। झाग को बाहर निकालने के बाद इसको ड्राई कर लेते हैं, यानी सुखा लेते हैं। ड्राई करने के बाद हमें प्योर मेटल, प्योर मिनरल पार्टिकल मिल जाता है। और हमने फ्रोथ स्टेबलाइजर क्यों डाला था, जिससे कि जो ये झाग है ये खत्म ना हो, ये झाग को स्टेबलाइज करके रखे।
तो ये मेथड है यहाँ पर। यहाँ से हम रोटेटिंग पैडल है, यहाँ से पल्प ऑफ और ऑयल डालते हैं हम। ये पैडल ड्रोज है, ये पैडल क्या करता है, इसके अंदर हवा पहुँचाता है और यहाँ से हवा आती है। यहाँ से हवा आएगी, ये एजिटेट होगा, एजिटेट होने के बाद झाग बनेगा। जो मिनरल पार्टिकल हैं उनको ऑयल गीला करता है तो वो झाग के साथ ऊपर चले जाते हैं। गैंग पार्टिकल को वाटर गीला करता है तो वो नीचे बैठ जाते हैं। फिर हम झाग को यहाँ से बाहर निकाल लेंगे, झाग को सुखाएंगे, प्योर मिनरल पार्टिकल हमें मिल जाएगा। तो इस टॉपिक में आपको ये जो पाइन कलेक्टर्स हैं इनके नाम याद रखने हैं, कलेक्टर का काम याद रखना है, नॉन वेटेबिलिटी बढ़ाना मिनरल पार्टिकल की, फ्रोथ स्टेबलाइजर के जो एग्जाम्पल है वो याद रखने हैं, इसका काम याद रखना है। अब देखते हैं इसमें एक और टर्म दिया गया है, एक और इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। समटाइम इट इज़ पॉसिबल टू सेपरेट टू सल्फाइड और बाय एडजस्टिंग प्रोपोर्शन ऑफ ऑयल टू वाटर और बाय यूजिंग डिप्रेसेंट। कभी कभी क्या होता है, हमारे पास एक ही मिनरल में दो सल्फाइड और मौजूद होती है। मान लीजिए ये हमारे पास मिनरल है, इसमें दो सल्फाइड और मौजूद होगी। मान लीजिए इसमें PbS भी है, ZnS भी है। अब इनको अगर एक होता तो हम सीधा डायरेक्ट इनको अलग कर लेते, एजिटेट कर लेंगे, लेकिन इस मिनरल पार्टिकल में दो दो और मौजूद हैं। तो अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन आ जाए कि एक ही मिनरल पार्टिकल में दो हमारे पास सल्फाइड और आ जाए, तो इनको हम सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, डिप्रेसेंट का इस्तेमाल करते हैं। इनको सेपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक तो ऑयल और वाटर की प्रोपोर्शन को एडजस्ट करेंगे, दूसरा डिप्रेसेंट का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ एन ओर कंटेनिंग ZnS एंड PbS द डिप्रेसेंट यूज्ड इज NaCN। अगर हमारे पास कोई और है जिसमें जिंक सल्फाइड भी है और लेड सल्फाइड भी है, तो इन दोनों को सेपरेट करने के लिए हम जो डिप्रेसेंट यूज़ करते हैं वो कहलाता है हमारा NaCN। सोडियम साइनाइड हम डिप्रेसेंट यूज़ करते हैं। तो लेड सल्फाइड और जिंक सल्फाइड को सेपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, NaCN डिप्रेसेंट यूज करेंगे। ये आपको याद रखना है। तो डिप्रेसेंट का काम क्या है, दो सल्फाइड और को सेपरेट करना। एक ही मिनरल में अगर दो सल्फाइड और आ जाएं तो इनको सेपरेट करने के लिए डिप्रेसेंट का इस्तेमाल किया जाता है। ZnS और PbS के लिए NaCN डिप्रेसेंट इस्तेमाल किया जाएगा। ये पॉइंट पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको नोट कर लेना है। अब ये NaCN करेगा क्या, It selectively prevent ZnS from coming to the froth but allows PbS to come with the froth। ये जो NaCN है डिप्रेसेंट, ये क्या करता है, जिंक सल्फाइड को तो फ्रोथ के साथ आने से रोकता है, ZnS को फ्रोथ के साथ आने से रोकेगा, जबकि जो PbS है उसको फ्रोथ के साथ आने देगा। तो इसमें सबसे पहले रिएक्शन देख लेते हैं, रिएक्शन कौन सी होती है, उसके बाद मैं आपको एक प्रोसेस बताऊंगा कैसे है। इसमें होता क्या है, जो PbS है वो तो डिप्रेसेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता। जो PbS है वो डिप्रेसेंट के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा, नो रिएक्शन। जबकि इसमें जो ZnS है वो क्या करता है, वो डिप्रेसेंट के साथ रिएक्ट करके एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेता है। वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कौन सा होता है, Na2 ZnCN4। और जो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है, ये CN है, यहाँ पर जो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है ये होता है वाटर सोल्यूबल। तो पहले तो ये रिएक्शन आपको याद रखनी है, ये दो रिएक्शन इसमें होती हैं, एक तो ऊपर तो रिएक्शन है ही नहीं। जो PbS है वो डिप्रेसेंट के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा, जबकि जो ZnS है वो NaCN के साथ रिएक्ट करके Na2 ZnCN का होल 4 एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेता है। और जो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है ये वाटर सोल्यूबल होता है। तो इसमें अब प्रोसेस देखिए कैसे होगा। इसमें हम क्या करेंगे, मान लीजिए ये हमारे पास कोई वेसल है, इसमें हम क्या डालेंगे, ZnS डालेंगे, इसमें हम PbS डालेंगे, प्लस इसमें थोड़ा सा हम डिप्रेसेंट मिलाएंगे, NaCN मिलाएंगे। ये मिला लिया हमने। तो इसमें क्या होगा, जो PbS है वो तो NaCN के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। जब PbS NaCN के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा तो ये फ्रोथ के साथ ऊपर चला जाएगा, जबकि जो ये ZnS है ये NaCN के साथ रिएक्ट करके एक वाटर सोल्यूबल कंपाउंड बना लेता है जो पानी में घुला रहता है और वो नीचे ही रहता है वाटर सोल्यूबल में। तो ये किस तरीके से होगा, देखिए यहाँ पर इस तरीके से इसके बनेंगे 3 पार्ट। यहाँ पर 3 पार्ट बने। यहाँ पर क्या होगा, PbS है, NaCN के साथ कोई रिएक्शन नहीं किया, NaCN के साथ इसने रिएक्शन नहीं की, तो जो PbS है वो फ्रोथ के साथ ऊपर चला जाएगा। जब हम इसको एजिटेट करेंगे तो ये फ्रोथ के साथ, यहाँ पर ये फ्रोथ बना, फ्रोथ के साथ जो PbS है वो ऊपर चला गया। जबकि जो ZnS है उसने NaCN के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड बना लिया। वो कंपाउंड क्या था,
Cn का होल 4 और यहाँ पर Na2 भी था। Na2 हमने मान लीजिए हटा दिया तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, -2। तो ये जो जिंक है उसने साइनाइड के साथ एक कंपाउंड बना लिया। ये कंपाउंड होता है वाटर सोल्यूबल, तो ये पानी के साथ नीचे ही घुला रह जाएगा। जबकि जो इनमें गैंग पार्टिकल थे, इम्प्योरिटीज थी, वो यहाँ पर नीचे बैठ जाएगी। यहाँ पर क्या होगा, गैंग पार्टिकल, यहाँ पर ये इम्प्योरिटीज होंगी। इस तरीके से पीबीएस ने NaCN के साथ कोई रिएक्शन नहीं की, फ्रोथ के साथ ऊपर चला गया। जिंक सल्फाइड ने NaCN के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड बनाया वाटर सोल्यूबल। ये कंपाउंड क्या था, Na2ZnCN का होल 4। अब Na2 हमने यहाँ से अगर अलग किया तो इसके ऊपर -2 चार्ज, यहाँ पर ये -2 चार्ज, बस Na2 हटाकर यही मैंने यहाँ पर लिखा है। तो जो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वाटर सोल्यूबल, ये पानी के साथ यहीं घुला रहेगा, गैंग पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे। तो देखिए हमने डिप्रेसेंट का इस्तेमाल करके इस ओर से, इस मिनरल से ये पीबीएस अलग किया, ये अलग किया जिंक की, और ये जो गैंग पार्टिकल है ये अलग किए, तीनों हमने अलग अलग कर लिए। तो इस तरीके से मेथड होता है। डिप्रेसेंट आपको याद रखना है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है ZnS और पीबीएस में जो डिप्रेसेंट यूज़ करेंगे वो ये होगा, यही इसमें पॉइंट पूछा जाता है। अगला प्रोसेस है लीचिंग। लीचिंग इज ऑफन यूज्ड इफ द ओर इज सोल्यूबल इन सम सुटेबल सॉल्वेंट। फॉलोइंग एग्जांपल इलस्ट्रेट द प्रोसीजर। लीचिंग कब यूज़ की जाती है? लीचिंग प्रोसेस तब यूज़ किया जाता है जब ओर है वो किसी सुटेबल सॉल्वेंट में सोल्यूबल हो। लीचिंग कब यूज़ की जाएगी? जब जो ओर है वो एक सुटेबल सॉल्वेंट में सोल्यूबल हो, घुल जाती हो, तब हम लीचिंग मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, इससे आपको समझ आ जाएगा प्रोसीजर। पहला है लीचिंग ऑफ एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइट ओर। बॉक्साइट ओर से एल्यूमिना को बाहर निकालना लीचिंग प्रोसेस से। इसके लिए क्या होगा? बॉक्साइट इज द प्रिंसिपल ओर ऑफ एल्यूमिनियम। आपको पता है जो बॉक्साइट है वो एल्यूमिनियम की प्रिंसिपल ओर है। इट यूजुअली कंटेन्स SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड एंड टाइटेनियम ऑक्साइड एज इम्प्योरिटीज। तो जो बॉक्साइट होती है इसका फॉर्मूला होता है Al2O3.2H2O। जनरली ये बॉक्साइट ओर का फॉर्मूला होता है। तो जो बॉक्साइट ओर में इम्प्योरिटीज होती हैं, एक तो उसमें SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड की इम्प्योरिटी होगी, आयरन ऑक्साइड की उसमें इम्प्योरिटी होती है, और टाइटेनियम ऑक्साइड की उसमें इम्प्योरिटी होती है। ये आपको याद रखना है। बॉक्साइट ओर में कितनी इम्प्योरिटी है? SiO2 की, आयरन ऑक्साइड की और टाइटेनियम ऑक्साइड की। कंसंट्रेशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग द पाउडर्ड ओर विद ए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaOH एट 473 to 523 Kelvin एंड 35 to 36 बार प्रेशर्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? बॉक्साइट ओर से एल्यूमिना को कंसंट्रेटेड करने के लिए, निकालने के लिए हम क्या करेंगे? बॉक्साइट की पाउडर्ड ओर बनाएंगे। बॉक्साइट को सबसे पहले क्या कर लेंगे? पीस लेंगे पाउडर फॉर्म में। तो जो पाउडर ओर है उसको हम हीट करेंगे NaOH के कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के साथ। कितने टेम्परेचर पर? 473 से 523 केल्विन टेम्परेचर पर और 35 से 36 बार प्रेशर पर। हमें क्या करना है? पाउडर्ड ओर को, बॉक्साइट को NaOH कंसंट्रेटेड के साथ इतने टेम्परेचर, इतने बार प्रेशर पर हीट करना है। यह प्रोसेस कहलाएगा डाइजेशन। दिस वे Al2O3 इज एक्सट्रैक्टेड आउट एट सोडियम एल्यूमिनेट। और इसमें क्या होगा? जो Al2O3 है वो सोडियम एल्यूमिनेट के रूप में बाहर निकल जाएगा और इससे इम्प्योरिटीज अलग हो जाएगी। देखिए, द इम्प्योरिटी SiO2 टू डिजोल्व फॉर्मिंग सोडियम सिलिकेट, अदर इम्प्योरिटीज आर लेफ्ट बिहाइंड। और जो ये हमने पहला स्टेप अपनाया, इस पहले स्टेप में क्या होता है? जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड की जो इम्प्योरिटी होती है वो तो बची रहती है, वो NaOH में डिजोल्व होने के बाद सोडियम सिलिकेट बना लेती है। जबकि जो दूसरी इम्प्योरिटीज़ थी, आयरन ऑक्साइड की इम्प्योरिटी और टिन ऑक्साइड की इम्प्योरिटी, वो पीछे रह जाती है। तो देखिए पहले स्टेप में क्या हुआ? Al2O3 हमने लिया बॉक्साइट और कंसंट्रेटेड NaOH के साथ इसकी हमने रिएक्शन कराई। प्रेशर आपको याद रखना है 473 से 523 केल्विन, 35 से 36 बार प्रेशर और वाटर की प्रेजेंस में। तो इसमें क्या होता है? जो Al2O3 है वो यहाँ पर बना देता है सोडियम एल्यूमिनेट। Al2O3 NaOH के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? सोडियम एल्यूमिनेट बना देगा, 2NaAlOH का होल 4। साथ ही साथ जो SiO2 है वो भी इसके साथ रिएक्ट करके सोडियम सिलिकेट बना देगा। तो Al2O3 ने सोडियम एल्यूमिनेट बनाया, SiO2 ने सोडियम सिलिकेट बनाया। बाकी जो आयरन ऑक्साइड की हमारे पास आयरन ऑक्साइड की इम्प्योरिटी थी,
टिन ऑक्साइड की इम्प्योरिटी थी वो इस प्रोसेस में बाहर निकल जाती हैं। यानी एक तो Al2O3 ने NaOH के साथ रिएक्ट किया, ये बनाया सोडियम एल्यूमिनेट। SiO2 भी इसके साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम सिलिकेट बनाएगा। बाकी TiO2 और आयरन के जो ऑक्साइड हैं वो इसके साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, वो बाहर निकल जाएंगे। तो पहले ही स्टेप में हमने क्या किया, पहले स्टेप में हमने बॉक्साइड से आयरन ऑक्साइड की इम्प्योरिटी बाहर निकाल दी और टिन ऑक्साइड की इम्प्योरिटी बाहर निकाल दी। तो पहले स्टेप के बाद हमारे पास क्या बची, सिर्फ सिलिकॉन, जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड की इम्प्योरिटी थी वो बची। अब दूसरा स्टेप यहाँ से शुरू होता है। द सोडियम एल्यूमिनेट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इज न्यूट्रलाइज्ड बाय पासिंग CO2 गैस एंड हाइड्रेटेड Al2O3 इज प्रेसिपिटेटेड। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये सोडियम एल्यूमिनेट है इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करके इसको न्यूट्रलाइज करेंगे, और जो ये न्यूट्रलाइज कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ सोडियम एल्यूमिनेट रिएक्शन करने के बाद क्या होगा, हाइड्रेटेड Al2O3 बनेगा। ये जो हाइड्रेटेड Al2O3 है ये प्रेसिपिटेट हो जाता है, यानी कंटेनर में नीचे बैठ जाता है। At this stage, a small amount of freshly prepared sample of hydrated Al2O3 is added to the solution। और इस स्टेज में हम क्या करते हैं, फ्रेशली प्रिपेयर्ड हाइड्रेटेड Al2O3 का थोड़े से अमाउंट में बाहर से भी सॉल्यूशन डालते हैं। यानी एक तो हम क्या कर रहे हैं, सोडियम एल्यूमिनेट की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करा रहे हैं, और साथ ही साथ इस स्टेज पर हम बाहर से भी थोड़े से अमाउंट में हाइड्रेटेड Al2O3 का सैंपल भी डाल रहे हैं, जिससे क्या होगा, हाइड्रेटेड Al2O3 इसमें से हाइड्रेटेड Al2O3 प्रेसिपिटेट होकर नीचे बैठ जाएगा। दिस इज कॉल्ड सीडिंग। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सीडिंग। पहला प्रोसेस क्या था, ये स्टेप था डाइजेशन, दूसरा स्टेप है सीडिंग, ये वाला स्टेप। इट इंड्यूसेस द प्रेसिपिटेशन। और सीडिंग स्टेज में आपको क्या मिल रहा है, Al2O3 प्रेसिपिटेट हो रहा है। डाइजेशन स्टेट में Al2O3 सोडियम एल्यूमिनेट बना रहा है, और सीडिंग स्टेज में सोडियम एल्यूमिनेट क्या बना रहा है, Al2O3 का हाइड्रेटेड Al2O3 बना रहा है। तो रिएक्शन देखिए कैसे होगी। सेकंड स्टेप में क्या हुआ, सोडियम एल्यूमिनेट की रिएक्शन हमने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ की, कार्बन डाइऑक्साइड से इसको न्यूट्रलाइज किया। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जो Al2O3 है वो अपना क्या बना लेगा, अपना हाइड्रेशन कर लेगा। इससे वाटर के मॉलिक्यूल आकर जुड़ जाएंगे, क्योंकि इस रिएक्शन में वाटर के मॉलिक्यूल, तो वाटर की प्रेजेंस में तो ये रिएक्शन हो ही रही है। तो ये क्या होगा, इसमें से जब हमने इसका न्यूट्रलाइजेशन किया कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो Al2O3 जो हाइड्रेटेड है Al2O3.XH2O, यानी इससे X वाटर के मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, इसका हाइड्रेशन हो चुका। यहाँ से हाइड्रेटेड Al2O3 प्रेसिपिटेट हो जाता है, उसका PPT बन जाता है, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बाहर निकल जाता है। और इसी प्रोसेस में सोडियम सिलिकेट रिमेन इन द सॉल्यूशन एंड हाइड्रेटेड एल्यूमिना इज फिल्टर्ड, ड्राइड एंड हीटेड टू गिव बैक प्योर Al2O3। जो हमारा सॉल्यूशन बना, इसमें क्या हुआ, नीचे तो बैठ गया हमारे पास ये हाइड्रेटेड Al2O3, और जो सोडियम सिलिकेट था वो ऊपर ऊपर रहता है सॉल्यूशन के अंदर, क्योंकि SiO2 ने पहले स्टेप में क्या बनाया था, सोडियम सिलिकेट बना लिया था। अब जब हमने इसकी रिएक्शन कराई, इसमें सोडियम एल्यूमिनेट में कहीं ना कहीं सोडियम सिलिकेट भी मौजूद है, इम्प्योरिटी मौजूद है। तो जब हमने इसकी रिएक्शन कराई जिसमें सोडियम सिलिकेट की अशुद्धियाँ मौजूद हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो हाइड्रेटेड Al2O3 हमारे पास बना, NaHCO3 बना। साथ ही साथ जो ये हाइड्रेटेड Al2O3 ये PPT बना लेता है, कंटेनर में नीचे बैठ जाता है। जबकि सोडियम जो सिलिकेट होता है, सोडियम सिलिकेट वो सॉल्यूशन में ऊपर ही रहता है। तो हम क्या करेंगे, इस PPT को बाहर निकालेंगे और सोडियम सिलिकेट यहाँ पर Al2O3 का जो PPT है प्रेसिपिटेट, उसको हम बाहर निकाल लेंगे और सोडियम सिलिकेट इस सॉल्यूशन में बचा रह जाएगा। तो देखिए इस स्टेप में हमने क्या किया, इस स्टेप में हमने सोडियम एल्यूमिनेट से सोडियम सिलिकेट की अशुद्धियाँ, इम्प्योरिटी अलग कर दी। अब जो ये हाइड्रेटेड एल्यूमिना है, प्योर है, इसको हम फिल्टर करेंगे, ड्राई करेंगे और हीट करके Al2O3 हमें मिल जाएगा। ये Al2O3 होगा प्योर। तो Al2O3.XH2O, इसको फिल्टर हमने कर लिया। अब हम इसको ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद 1470 केल्विन पर 1470 केल्विन पर इसको हम हीट करेंगे। हीट करने के बाद इससे वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे और Al2O3 प्योर फॉर्म में हमें मिल जाएगा। एक बार फिर से मैं मेथड पूरा आपको बता देता हूँ। पहला स्टेप डाइजेशन। डाइजेशन में हम क्या करेंगे, बॉक्साइट लेंगे। ये जो बॉक्साइट है ये इम्प्योर है, इम्प्योर। इसमें SiO2 की अशुद्धियाँ
इम्प्योरिटी TiO2 की अशुद्धियाँ और आयरन ऑक्साइड की अशुद्धियाँ मौजूद हैं। इसको कंसनट्रेटेड NaOH के साथ हमने ट्रीट किया, रिएक्शन कराई वाटर की प्रेजेंस में, तो सोडियम एल्यूमिनेट हमें हमारा बन गया। इस प्रोसेस में क्या होता है, ना तो आयरन ऑक्साइड इसके साथ रिएक्ट करता है, ना TiO2 इसके साथ रिएक्ट करता है, वो तो पहले ही बाहर निकल जाते हैं। SiO2 इसके साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम सिलिकेट बना लेगा। तो पहले स्टेप के बाद हमारे पास इसमें सोडियम एल्यूमिनेट में सिर्फ सोडियम सिलिकेट की अशुद्धियां मौजूद हैं। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, सोडियम सिलिकेट जिसमें इसकी अशुद्धियां मौजूद हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ उसकी रिएक्शन करेंगे। इसमें रिएक्शन करने के बाद क्या होगा, हाइड्रेटेड Al2O3 हमें मिल जाएगा, नीचे बैठ जाएगा प्रेसिपिटेशन के रूप में, और सोडियम सिलिकेट है वो ऊपर ऊपर रहेगा सॉल्यूशन के अंदर। ये तो नीचे प्रेसिपिटेट हो जाएगा, ये ऊपर ऊपर सॉल्यूशन में रहेगा और NaHCO3 इसमें बनेगा। फिर जो इसका प्रेसिपिटेशन हो गया, इस प्रेसिपिटेटेड को हम बाहर निकाल लेंगे। जब हमने इसको बाहर निकाल लिया, इस सॉल्यूशन में क्या बचा रह जाएगा, सोडियम सिलिकेट। तो इस स्टेप में सोडियम सिलिकेट की अशुद्धियां भी बाहर निकल गई। अब जो ये Al2O3 है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम फिल्टर कर लेंगे, ड्राइड कर लेंगे। ड्राइड करने के बाद इसको हीट करेंगे। हीट करने के बाद वाटर के मॉलिक्यूल इससे बाहर निकल जाएंगे और प्योर Al2O3 हमें मिल जाएगा। यहाँ पर इम्प्योर था, यहाँ पर ये प्योर होगा। अब ये बात हुई एल्यूमिनियम की। बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की। अदर एग्जाम्पल, इन द मेटलर्जी ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड द रेस्पेक्टिव मेटल इज लीच्ड विद अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ NaCN और KCN इन द प्रेजेंस ऑफ एयर विच सप्लाइज O2। लीचिंग मेथड से हम एल्यूमिनियम के अलावा सिल्वर और गोल्ड को भी कंसनट्रेटेड करते हैं, ये आपको याद रखना है। इसमें हम क्या करेंगे, सिल्वर और गोल्ड को कंसनट्रेट करने के लिए जो इन मेटल की ओर की रिएक्शन हम डाइल्यूट NaCN या फिर KCN के साथ रिएक्शन कराते हैं। यानी सिल्वर और गोल्ड की जो ओर हैं उनकी रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, डाइल्यूट NaCN या फिर डाइल्यूट KCN के साथ। एयर की प्रेजेंस में जो एयर होती है वो O2 सप्लाई करती है। द मेटल इज ऑब्टेन्ड लेटर बाय रिप्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद हम क्या करेंगे, मेटल का रिडक्शन कराएंगे और रिप्लेसमेंट रिएक्शन से हमें मेटल मिल जाएगा। यानी जो मेटल का कंपाउंड है उसका हम रिप्लेसमेंट रिएक्शन से मेटल प्राप्त कर लेंगे। तो देखिए इसमें ये हमने मेटल है 4 मेटल, M क्या है, मेटल Ag भी हो सकता है और गोल्ड भी हो सकता है Au। इसका पूरा प्रोसेस मैं आपको अभी बताऊंगा। हमने लिया 4 मेटल, इसकी रिएक्शन हमने कराई 8CN के साथ। CN कहाँ से आया, NaCN से मिल सकता है, KCN से हमें मिल सकता है, और 2H2O वाटर की प्रेजेंस में और O2 की प्रेजेंस में। तो यहाँ से होता क्या है, जो ये मेटल है ये साइनाइड के साथ रिएक्ट करके एक कंपाउंड बना लेता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड 4MCN का होल ट्वाइस। ये कंपाउंड बना लेगा एक्वस। साथ ही साथ 4OH नेगेटिव इसमें बनते हैं। अब जो ये मेटल का कंपाउंड बना, इस मेटल कंपाउंड के साथ हम जिंक के साथ इसका रिडक्शन कराते हैं। जो जिंक होता है, ये आपको याद रखना है, जो जिंक होता है वो सिल्वर और गोल्ड से Ag और Au से ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। तो जिंक क्या करेगा, जिंक ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, ये इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से Ag या फिर Au को रिप्लेस कर देगा, उसकी जगह ले लेगा। जिंक मेटल की जगह ले लेगा, मेटल बाहर निकल जाएगा। तो जिंक ने इसमें यहाँ पर जगह ले ली, मेटल हमारा प्योर फॉर्म में बाहर निकल गया। इस तरीके से रिएक्शन होती है। ये पूरी रिएक्शन मैं आपको करके बता देता हूँ। पूरी रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगी। मान लीजिए हमने लिया सिल्वर की सल्फाइड ओर, ये हमने सिल्वर की ओर ली 4Ag2S। इसकी रिएक्शन हमने कराई 8NaCN के साथ, इसकी हम रिएक्शन कराएंगे। इसको हमें लीचिंग मेथड से बाहर निकालना है, प्लस O2 एयर की प्रेजेंस में जो हमें ऑक्सीजन देगा। वाटर की मात्रा भी यहाँ पर हम रखेंगे। तो इससे होता क्या है, जब हमने सिल्वर की जो सल्फाइड ओर है NaCN के साथ उसकी रिएक्शन कराई, तो यहाँ पर जो Ag है वो CN के साथ रिएक्ट करके एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेता है। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसे होगा, 4NaAgCN का होल ट्वाइस प्लस 4Na2S। इस सिल्वर में जो सल्फाइड है, ये सल्फर है, सल्फर की जो अशुद्धियां हैं वो क्या होगी, वो सोडियम के साथ रिएक्ट करके Na2S के रूप में बाहर निकल जाएंगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, सिल्वर ने साइनाइड के साथ रिएक्ट करके एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लिया एक्वस, और यहाँ से जो सल्फर था, इसमें सिल्वर की ओर में जो सल्फर था उसने सोडियम के साथ रिएक्ट करके वो बाहर निकल गया Na2S के रूप में। अब यहाँ पर जो ये हमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना, इसका कराएंगे हम रिडक्शन। सेकेंड प्रोसेस क्या होगा, रिडक्शन। इसमें हम 2Na लेंगे, 2NaAgCN
Cn का होल ट्वाइस, ये लेंगे हम, इसका रिडक्शन कराएंगे हम जिंक के साथ, Zn के साथ। तो यहाँ पर क्या होगा, जो जिंक है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है सिल्वर से, तो जिंक क्या करेगा, सिल्वर को यहाँ से रिप्लेस कर देगा, रिप्लेसमेंट रिएक्शन, और इसकी जगह ले लेगा। कैसे, देखिए यहाँ पर जिंक सिल्वर की जगह लेकर एक कंपाउंड बनाएगा Na2 Zn Cn का होल 4, ये कंपाउंड बनेगा। यहाँ पर Cn का होल 2 था, यहाँ पर Cn का होल 4 जिंक, ये वाला कंपाउंड बनाएगा। प्लस जिंक ने क्या किया, Ag को रिप्लेस कर दिया, Ag को रिप्लेस कर दिया, तो Ag जो हमारा मेटल है, सिल्वर जो हमारा मेटल है, वो प्योर फॉर्म में यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो ये दो रिएक्शन इस तरीके से होती है। इसी तरीके से Ag की जगह पर हम यहाँ गोल्ड रख देंगे Au, बाकी रिएक्शन इसी तरीके से होगी। तो ये दो स्टेप हैं, पहले स्टेप में कंपाउंड बनाए कॉम्प्लेक्स, दूसरे स्टेप में इसका रिडक्शन कराया, रिडक्शन कराने के बाद प्योर मेटल हमें बाहर मिल गया।